हाय डॉक्टर एसवी के लाल, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संदेशरा बंधु, जो नाइजीरिया में आजकल रह रहे हैं, और उनकी एक कंपनी है स्टर्लिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन और स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज कंपनी। अभी वो 50,000 बैरल तेल रोज़ निकाल रही है और निकट भविष्य में इनका उत्पादन जो है वो 1 लाख बैरल होने का उम्मीद है। एक दिन में ये कंपनी 1 लाख बैरल तेल निकालने के लिए काम कर रही है। अगर एक यूनिट इनका लग जाएगा तो इस समूह के द्वारा हम देख सकते हैं कि 1 लाख बैरल तेल प्रति रोज़ निकाला जाएगा। और अभी जो ये संदेशरा बंधु हैं, चेतन संदेशरा और नितिन संदेशरा, तो इनकी कंपनी अभी नाइजीरिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र तेल कंपनी बन गई है और भारत सरकार उसको भगोड़ा घोषित किए हुए है। भारत सरकार, ऐसा उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि 14,000 करोड़ रुपया धोखाधड़ी करके वो देश से भागे हैं। तो उन पर ये आरोप है और कहा गया है कि 2017 में वो देश छोड़ कर के भागे थे, लेकिन जब वो अफ्रीकी सरकार से ये कहा जाता है, मांग की जाती है कि उनको भारत को सौंपे, गिरफ्तार करके भारत भेजे, तो अफ्रीकी जो सरकार है, जो नाइजीरिया की जो सरकार है, उसका कहना है कि आरोप राजनीति से प्रेरित है। तो आज संदेशरा जो बंधु हैं, उनका जो कृतित्व है, उनका जो योगदान है, आज वो नाइजीरिया के सकल घरेलू जो उत्पादन है उसमें 2% का वो योगदान दे रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन में वो 2% का मतलब योगदान दे रहे हैं। जितना आय सरकार की हो रही है उसमें इतना बड़ा उनका योगदान है। क्यों जो एक विदेशी सरकार किसी भारतीय पर इतना ज़्यादा भरोसा कर रही है और क्यों हम उनको भगोड़ा साबित कर रहे हैं? हम देख सकते हैं कि हमारे देश में कई एक कंपनी, आप देख सकते हैं सहारा इंडिया का, जिसने मैच्योरिटी होने पर सबको भुगतान किया, जिसने 2,000 रुपया से शुरू करके आज मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर तक पहुंचाया अपने पूंजी को, जिसने 13 लाख लोगों को नौकरी दी। उसको छोटा मोटा कानूनी प्रक्रिया में गलती के कारण सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिला। इस तरह से देख सकते हैं। या फिर मतलब जो ऐसे जो उद्योगपति जिनके गॉडफादर सरकार में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए 100 खून माफ़ है। तो इस तरह की जो विसंगति से एक छवि मिली है। आज अफ्रीकी देश सब में जो हमारे आदमी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या वो भारत में काम नहीं कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, लेकिन जब उनको मतलब उनका शोषण किया जाएगा या फिर उनको तकलीफ़ पहुंचाया जाएगा, तो फिर कैसे ये सब हो सकता है? तो इसीलिए हम देख सकते हैं बहुत ही आज ये प्रासंगिक है कि संदेशरा बंधु जैसे जो उद्योगपति हैं, जब भारत से बाहर जाते हैं तो उतना अच्छा कर सकते हैं, इतनी ईमानदारी से टैक्स दे सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं पैसा मन चुका सकते हैं बैंक का? तो ये नीतिगत भी मामला है। हम उनको जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो इतना ईमानदारी से दूसरे देश के सरकार को पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और विदेशी सरकार उनको बचा रही है, और हम उनको मतलब कह रहे हैं कि वो भगोड़ा हैं, तो धोखाधड़ी किया है। अगर उन पर लायबिलिटी है तो सरकार को एक नीतिगत फैसला लेनी चाहिए, जो मतलब पैसा वापस करने का, तो पैसा भी वापस सकता है, जबकि कानूनी प्रक्रिया करके और मतलब इसको उछाल करके वो पैसा हासिल नहीं कर सकती है। आप देख सकते हैं कि जो नीरव माल्या हों या नीरव मोदी हों या विजय माल्या या ऐसे अनेक नाम आप देख सकते हैं। तो आज संदेशरा बंधु के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कोई इकाई भारत में क्यों नहीं फ्लोरिश होती है, और वही आदमी उसी इकाई के मालिक जब विदेश में जाते हैं तो क्यों फ्लोरिश होता है? क्यों भारत से लोग चीन में जाकर के खिलौना का फैक्ट्री खोलते हैं? क्यों भारत से जाकर के लोग स्विट्ज़रलैंड में बैंक खोलते हैं तो वो इतना सफल होता है? क्यों जो मतलब येस बैंक जब 25,000 करोड़ के टर्नओवर पहुंचता है तो वो ऐसे ऐसे कंपनी को लोन बांटने लगता है जो मतलब डूबता नाव है? तो इसके मूल में है सरकारी नीति। आप देख सकते हैं कि विदेश में जैसे इंडोनेशिया जैसे देश में या फिर और
और भी कुछ डेवलप कंट्री में भी जो उद्योगपति देश के सकल घरेलू उत्पादन में या मतलब रोज़गार में या मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उसको वो प्रमोट करती है कंपनी। इंडोनेशिया में हम देख सकते हैं कि महातर मोहम्मद के नेतृत्व में जब जो सरकार थी, तो कैसे बड़े बड़े उद्योगपति को उसने प्रमोट किया, और कैसे जो इकोनॉमी में जब बूम आया तो इनको ऐसे ऐसे देश सबको टाइगर ऑफ द एशिया कहा जाने लगा था। तो ये जो टाइगर जो इकोनॉमी में जो ये टाइगर बनते हैं, तो उसमें उद्योगपति का योगदान होता है। अब उद्योगपति को हम हाशिए पर पहुंचा करके या मतलब किसी कारण से वो पैसा लेकर के भागे हैं, तो पैसा वापस लेने में हमको दिलचस्पी होनी चाहिए, न कि इस मामला में कि जो धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको हम लाएँ। हम देख सकते हैं कि जो धोखाधड़ी नहीं भी करने वाले हैं, अगर थोड़े से कानूनी दाव पेंच में फंस गए तो देश में उनके साथ कितना बड़ा न्याय हो पाता है। इसका उदाहरण हम सहारा इंडिया के मामले में समीक्षा करके देख सकते हैं। तो सरकार की नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फिर कोई अगर येस बैंक जैसा बैंक आगे बढ़े तो ऐसे ऐसे उद्योग में या ऐसे ऐसे सेक्टर में पैसा लगाए जो मतलब डूब रहा है। तो उसके लिए भी एक कहीं ना कहीं सरकार की नीति माने रिस्पॉन्सिबल है। आज हम देख सकते हैं संदेशरा माध्यम से, जिसको कि भारत सरकार और मतलब जो के नज़रिया से उनको खलनायक साबित करने पर लगी हुई है, लेकिन उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जिन पर ये आरोप है कि 14,000 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी करके वो देश से भागे, आज वो नाइजीरिया में कितना फल फूल रहे हैं और नाइजीरिया सरकार के कितने विश्वास पात्र हैं, और कैसे अभी वो वर्तमान में 50,000 बैरल तेल निकाल रहे हैं, उनकी कंपनी निकाल रही है। कैसे उनकी जो कंपनी स्टर्लिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन और स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेस दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ रही है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और मतलब देखना चाहिए कि 1 अरब बैरल तेल खोज का जब जश्न मनाया जाता है नाइजीरिया सरकार के द्वारा, तो इसमें इनके जो योगदान को बहुत सराहा जाता है। इनका जो प्रोजेक्ट है कुआं खोदने के लिए संदेशरा ब्रदर्स की फर्म का चयन, इस बात का मतलब संकेत है कि कैसे इन पर जो नाइजीरिया सरकार ने भरोसा किया और कैसे इनको मौका दिया आगे बढ़ने का। तो हमको भी अपने जो उद्योगपति हैं जो अच्छा कर सकते हैं उनको मौका देना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, और ताकि उनका विश्वास देश में जगे। हम बाहरी निवेश के लिए कई बार मतलब कहते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम है, हम सेज बना रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, और दूसरे तरफ जो हमारे इतने होनहार इतना अच्छा करने वाले हैं उनको हम खलनायक साबित करने में लगे हुए हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों का हम पहचान करें और मतलब ये समझें कि वो नायक नहीं, उनमें एक खल